राजस्थान के टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नेता नरेश मीणा को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। टोंक एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करके उसी गांव में पहुंचे जहां मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठा था। पुलिस ने गांव को चारों ओर से घेर लिया। करीब 500 से ज्यादा पुलिस और एसटीएफ जवानों को मौके पर तैनात किया गया। नरेश मीणा लगातार कहता रहा कि जब तक उसकी शर्त नहीं मानी जाती तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी से उनके समर्थक भड़क उठे और पत्थरबाजी शुरू कर दी। साथ ही ट्रैक्टर ट्रक्स के पहियों को हाईवे पर रखकर उसमें आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ियों को रोकने के लिए चक्का जाम भी किया गया। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बवाल को रोकने के लिए पुलिस की 5 कंपनियां जयपुर, 3 कंपनियां अजमेर से बुलाई गई। और राजस्थान की कानून व्यवस्था को एक तरह से हिलाने वाली ये घटना कैसे हुई, देखते हैं एक रिपोर्ट। बुधवार को मतदान के दौरान टोंक राजस्थान में एसडीएम पर पड़े इस थप्पड़ से कानून व्यवस्था हिल गई है। थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार है और उसका आरोप है कि मतदान का बहिष्कार करने वाले गांव वालों से जबरन वोट डालने का उसने विरोध किया था। और इस पर जब विवाद बढ़ा तो उसने मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। शाम होते होते पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में लिया। इससे नाराज नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और बवाल काट दिया। बाद में पुलिस ने कहा कि नरेश मीणा उसे चकमा देकर फरार हो गया, जबकि नरेश मीणा ने कहा कि पुलिस ही उसे छोड़कर भाग खड़ी हुई। पुलिस ने नरेश मीणा को पकड़ने के लिए उसके गांव समरोता का घेराव किया। इस पर नरेश मीणा के समर्थक भड़क उठे और उन्होंने पुलिस के वाहनों में आग लगा दी और पत्थरबाजी की। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। आखिरकार पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई, लेकिन हंगामा रुका नहीं है। टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ है। पुलिस अब तक 60 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद टोंक में हिंसा का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों ने अलीगढ़ हाईवे पत्रकारों के साथ वहां पे मारपीट की। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों के मोबाइल और कैमरे तोड़ दिए हैं। घायल पत्रकारों को इलाज के लिए सवाई माधोपुर अस्पताल ले जाया गया है। वीरेंद्र शेखावत हमारे सहयोगी और उनके पास पहले चलते हैं। वीरेंद्र शेखावत के पास। वीरेंद्र, इस समय क्या स्थिति है, क्या बताया भी जा रहा है पत्रकारों के बारे में? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से कंट्रोल है, क्योंकि जो जयपुर रेंज के आईजी है वो भी इस पे बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं और पूरी जो माफ़ कीजिएगा अजमेर रेंज के जो आईजी हैं वो पूरी तरीके से नज़र बनाए हैं। और जो इस पूरी घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो ये घटना किस तरीके से स्टार्ट होती है और एक जरा सी बात के लिए किस तरीके से जो पूरी भीड़ है वो उग्र हो जाती है और वो जो कानून व्यवस्था होती है उसको जो कह सकते हैं कि तोड़ते हुए अपने जो हाथ में ले। मेरे साथ अजमेर रेंज के आईजी हैं ओम प्रकाश सर, ये पूरी घटना कैसे स्टार्ट होती है और किस वजह से ये जो पूरा जो कह सकते हैं कि ये जो थप्पड़ कांड हम कह सकते हैं ये किस तरीके से स्टार्ट होता है सर? ये कल 10:30 बजे के लगभग निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो पोलिंग बूथ समरावता का पोलिंग बूथ है उसमें आकर के और मतदान का बहिष्कार करवाया। बहिष्कार करने के बाद स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी जो एरिया मजिस्ट्रेट थे वो मौके पे गए तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट करी। उसके बाद वहीं धरने बैठ गया। हमारा लोकतंत्र का पर्व था तो हमारा सबसे प्रथम कार्य था कि मतदान किसी सूरत में बाधित न हो और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। प्रथम काम ये था। जब शाम को चुनाव का मतदान जब शांतिपूर्ण संपन्न हो गया था उसके बाद 9:30 बजे लगभग रात्रि तक जब सब मतपेटियां चली गई थी उसके बाद इसको वहाँ से उठाने का स्थानीय अधिकारियों ने, जिला पुलिस अधीक्षक ने, एडिशनल एसपी सीओ पर्याप्त जाब्ता मौके पे था, इसको उठाने का प्रयास किया। रात्रि में वहाँ लाइट काट दी गई और वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व थे, उन्होंने
राजकीय वाहनों पे और पुलिस बल पे उन्होंने पथराव किया, आगजनी करी, तोड़फोड़ करी और हिंसा की। घटना की गंभीरता को देखते हुए मैं रात्रि को मौके पे पहुंचा और इस मामले के अंदर सभी लोगों को सुरक्षित निकाल के लाए, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि एक तरफ तालाब था, उस तालाब में यदि कोई गिर जाते हैं तो बड़ी जनहानि या बड़ी कैजुअलिटीज हो सकती थी। पुलिस को रिट्रीव करके सारे जो करीब जगह जगह 28 टीमें गठित करके और रात्रि में ही 60 लोगों को करीब हमने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद जो मुख्य अभियुक्त जब इसको गाड़ी में डाल रहे थे तो वो स्थानीय लोगों ने और बाहर से आए लोगों ने आके पथराव कर दिया और उनकी गाड़ी पे पथराव करके और राजकीय जो वाहन था, थाना गाड़ी की गाड़ी थी, उसमें आग लगा दी और एक अन्य वाहन को भी आग लगाई। इस तरह से कई वाहनों में बाहर से आए लोगों ने आगजनी करी और राजकार्य में बाधा पहुंचाई। इनमें से 60 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जो मुख्य जो अभियुक्त था, जो वहाँ से मौके से भाग गया था, उसको भी आज सुबह गिरफ्तार किया है। इस अभियुक्त के विरुद्ध जो है नरेश मीणा, इसके विरुद्ध करीब 2 दर्जन के से अधिक प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज है। कई थानों में वांछित अपराधी है। थाना गांधीनगर में इनका स्टैंडिंग वारंटी जारी हो रखा है। इन सभी मुकदमों में, सभी पत्रावलियों में इसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई जो की जानी है वो की जाएगी। घटना को लेकर के छोटे मोटे 1-2 जगह छुटपुट जाम लगे थे जिनको खुलवा दिया गया है और शेष अभियुक्तों को, जितने भी जो दोषी हैं, उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई निर्दोष है, इनोसेंट है, तो हम उसका भी ध्यान रखें, किसी को निर्दोष को भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई। को कई बार हमारा प्रथम प्रयास है वो यही कि जितने भी जो गंभीर किस्म के जो अपराधी हैं, जो असामाजिक तत्व बाहर से आए थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनको सभी को हम गिरफ्तार करेंगे। टेक्निकल सर्विलेंस से, वीडियोग्राफी से, सब तरीके से करके और गिरफ्तारी करके कठोर धाराओं में कार्रवाई करके और उनको सज़ा दिलवाएंगे। और आमजन से मैं ये इनकी अफवाहों पे, सोशल मीडिया पे कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अपराधी है उनको हमें एक अपराधी की तरह ही सलूक करना चाहिए। स्थानीय कोई तरह का नागरिकों का, कोई भोले वाले लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके इस तरह का जो कानून व्यवस्था बिगाड़ते हैं, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम अभी इसमें और नज़र रखें और गंभीरतापूर्वक इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सर ने भी कहा कि कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अभी जो अलीपुर हाईवे है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो राजस्थान और जो सवाई माधोपुर का जो जिला है, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान का जो सवाई माधोपुर जिला है, उस जिले के जोड़ने वाली जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा किरोड़ीलाल मीणा है वो वहाँ पहुँचते हैं और जो अब समझाइश करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा है समझाइश करने में काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं, लेकिन इसी दरमियान 2 पत्रकारों के ऊपर इसके अंदर जो है उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनके कैमरे जो हैं तोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद उन घायलों को, दोनों को सवाई माधोपुर अस्पताल में है रेफ़र किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम हुआ है, इसके अंदर जो आपने देखा होगा कि पुलिस, अगर मैं पुलिस की बात करूँ तो पुलिस के लगभग 25 के करीब हैं जो जवान हैं वो घायल हुए, जिनमें से आपने देखा होगा कि कई ऐसे जवान हैं जिनके फ्रैक्चर भी आए हैं। इसके अलावा कई ऐसे जो जवान हैं उन्हें जो है जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भी रेफर किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र शेखावत इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। उधर राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी बवाल के बाद समरावता गांव पहुंचे, जिस तरह से बता रहे थे हमें वीरेंद्र, और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। अशोक गहलोत ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। खुद जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा और बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि इस हिंसा में कांग्रेस का हाथ रहा है और उसकी निश्चित रूप से पता किया जाना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है और किसने खड़ा किया। खड़ा होना तो उनकी लोकतांत्रिक परंपरा, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, किसी दल से भी लड़ सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर हिंसा के पीछे कोई व्यक्ति है तो वो जनता के सामने आना चाहिए। तो किशोरीलाल मीणा ने अशोक गहलोत का जिक्र किया है। अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस तरह से कहा कि घटना के बाद सरकार का एक बाल नहीं बचा है। आइए सुनते हैं उन्हें। तो कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया?
इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। इस नौबत क्यों आई कि जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए सरकार का इकबाल बचा है क्या? और इस पूरे विवाद पर राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने क्या कहा, सुनते हैं। जिसने भी जो भी जिस परिस्थिति में भी अपराध किया है या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यशस्वी बघेल जी की सरकार है और किसी को अव्यवस्था फैलाने को, कानून को हाथ करने को या अपनी मनमर्जी से करने का अधिकार नहीं है। अगर अपनी कोई ग्रीवेंस है, अपनी कोई शिकायत है, तो निष्पक्षता से जिस उस स्थान पर रखनी है उस स्थान पर रख सकता है। और अपनी ग्रीवेंस है तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। आप मीडिया भाइयों के सामने दरवाजे खुले हैं, अपनी ग्रीवेंस कहीं भी रख सकते हो, लेकिन कानून में हाथ में लेना किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं देश की बात में और खबरों के साथ लौटेंगे। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में नगर निगम में आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है। आम आदमी पार्टी के महेश खिची बने हैं दिल्ली के मेयर। तो ये आज चुनाव हो रहे थे, दिल्ली मेयर चुनाव हो रहे थे। इससे पहले शैली ओबरॉय थी, आम आदमी पार्टी की ही नेत्री थी, लेकिन अब नए मेयर सामने आ गए हैं। महेश खिंची बने हैं नए मेयर, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं ये। वैसे भी अगर देखें पार्षदों की बहुतायत संख्या देखें तो आम आदमी पार्टी का कब्जा है। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी हम रवीश रंजन शुक्ला के पास जाने की। मुझे बताया जा रहा है जुड़ गए हमारे साथ। तो ये जो ये चुनाव था अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था। 7 महीने की देरी से ये चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को पहले होना था, 7 महीने से देरी से। आम आदमी पार्टी और भाजपा के उम्मीदवार आमने सामने थे। साथ ही आपको ये बता सकते हैं इसी से पहले आज सुबह कांग्रेस पार्षद जो हैं सबीला बेगम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मेयर चुनाव में आपके उम्मीदवार का करेंगे समर्थन, कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही है या क्या स्थिति है? हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, तो नया मेयर दिल्ली को मिल गया आम आदमी पार्टी का महेश खिची। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से दिल्ली की सियासत को देखें और समझें तो। जी बिल्कुल निधि, दिल्ली के मेयर महेश खिची बन गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। अभी अभी घोषणा हुई है और आप देख सकते हैं कि अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, पिछले साल आपने तस्वीर देखी थी कि यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ था जब शैली ओबराय आम आदमी। इस बार आप देखिए कि पूरी तरीके से जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा चुनाव रहा। और महेश खिची जो है, जो आप देख सकते हैं कि माला पहने हुए हैं, वो है महेश खिची जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए थे और इन्होंने जो है वो जीत हासिल की है। बीजेपी के उम्मीदवार थे किशन पाल, उनसे महज 3 वोटों से जीत हासिल की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लोज एक मुकाबला था। महेश खिची को 133 वोट मिले हैं 273 में से, और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं किशन पाल, उनको 130 वोट मिले हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात ये रही कि जो स्वाति मालीवाल है जो कि सांसद हैं, राज्यसभा की आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, लेकिन वो वोट डालने के लिए नहीं आई। और जो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के 8 पार्षद थे जिनमें से 7 जो पार्षद हैं उन्होंने इस पूरे चुनाव का बाइकॉट किया है, और एक जो पार्षद हैं वो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। महज 3 वोटों से जो है वो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत हासिल की है, और दिल्ली के जो नए मेयर हैं वो महेश खिची हैं। बस इसमें एक बात ये रही कि ये जो चुनाव है मेयर का, वो इस साल अप्रैल में ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली के जो मेयर का कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है, यानी अप्रैल से लेकर अप्रैल तक होता है। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, तमाम सारे जो राजनीतिक एक सियासी तनाव था वो दोनों पार्टियों के बीच में था, तो उसके वजह से जो है वो नगर निगम का जो चुनाव है वो खिंचता चला गया। और अब जो नए महेश खिची बने हैं मेयर, इनका महज
महीनों का कार्यकाल है, यानी अप्रैल तक जो है ये दिल्ली के मेयर हैं। उसके बाद में फिर से जो है वो चुनाव कराना पड़ेगा। बिल्कुल। और यही वजह रही कि जो कांग्रेस ने बाइकआउट किया है, उस कांग्रेस का आरोप था कि दलित जो है मेयर हैं वो न बनने पाए। इसके दोनों ही पार्टियों ने, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कोशिश की, और अब जो अनुसूचित जाति के मेयर हैं उनका कार्यकाल केवल 5 महीने का रहेगा। लेकिन दिल्ली के जो नए मेयर हैं वो महेश खिची हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। बिल्कुल रवीश, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है जो चुनाव होता है। पहला साल महिलाओं के लिए, दूसरा साल अनारक्षित के लिए, फिर एक तीसरा वर्ष आरक्षित वर्ष के लिए होता है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने बताया 3 वोटों से ये जीते हैं। अब अगले साल कुछ ही महीनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी को ये जीत मिलना महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इसमें कई पासे चले गए होंगे, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आप देखिए कि हम लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि 140 के आसपास में आम आदमी पार्टी को वोट मिलेंगे, लेकिन वोट जो है उनको कम मिले, यानी 133 वोट मिले हैं। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की सांसद थी स्वाति मालिवाल, उन्होंने वोट नहीं डाला। अभी क्रॉस वोटिंग कहां पर हुई है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए कि बहुत जीत और हार का जो अंतर है वो बहुत कम रहा। और इस साल चूंकि आप देखिए अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में सियासी जो घमासान है और ज़्यादा तेज होगी, नगर निगम में भी तेज होगी, क्योंकि आप देखिए कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी हैं उनके बीच में बहुत ही कम जो पार्षद हैं वो बहुत कम अंतर है सीटों का। तो ऐसे में आप देखिएगा कि राजनीतिक प्रत्यारोप का जो दौर है वो काफ़ी इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन आज जो है वो तमाम सारे जो सांसद हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे। जो बीजेपी के 7 सांसद हैं वो यहाँ पर वोट उन्होंने डाला। राज्यसभा के जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, 3 में से 2 जो सांसद हैं उन्होंने यहाँ पर वोट डाला। चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली नगर निगम का चुनाव, तो ऐसे में ये एक आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं एक बड़ी सियासी जीत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवीश इस जानकारी के लिए। और बहरहाल आम आदमी पार्टी के नेता अब मेयर बन गए हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात आतंक से जुड़ी हुई करते हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान संभाल रहे आतंकी अर्श डल्ला को लेकर बड़ी खबर है। कनाडा में गिरफ्तार आतंकी अर्श डल्ला के प्रत्यर्पण की मांग करेगा भारत। कनाडा में 28 अक्टूबर की रात अर्श डल्ला को गोली लगी थी और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, इनके साथ बताया गया कि इनके पास हथियारों का जखीरा भी मिला, क्या और डिटेल्स इस मामले पर? जी देखिए, 28 अक्टूबर की रात में जो कनाडा का मिल्टन इलाका है वहाँ पर एक कार के अंदर गोली चली थी और गोली चलने के बाद 2 लोग अस्पताल गए। वहाँ पर एक लड़के के हाथ में, दाएं हाथ में गन शॉट इंजरी थी। इसके बाद जो अस्पताल की ओर से जो कनाडा पुलिस है उसको जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जब उनकी पहचान हुई तो उसमें से एक जो 28 साल का लड़का था जिसके दाहिने हाथ में गोली लगी थी, उसकी पहचान अर्शदीप गिल उर्फ अर्शदीप डल्ला के तौर पर हुई और दूसरा जो लड़का था साथ में उसके गुरजंत सिंह था। इन दोनों को की गोली की जब जांच शुरू हुई तो पुलिस ने पाया कि जो कार है डल्ला की, उस कार के अंदर कुछ कारतूस मिले हैं और ये पाया गया कि गोली कार के अंदर ही चली है, यानी कि एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है। उसके बाद पुलिस ने पूरे कार का रूट चेक किया और रूट चेक करने के बाद ये पाया कि एक गैराज है, उस गैराज में अर्शदीप डल्ला ने कोई बड़ा पैकेट या कोई बड़ा बैग रखा है। उस गैराज को सर्च किया गया तो गैराज के अंदर से बड़ी मात्रा में जो सोफिस्टिकेटेड वेपन है, जो आधुनिक हथियार हैं, वो बरामद हुए, जिसमें टॉरस पिस्टल है, राइफल है, कई कारतूस हैं, ये बड़ी संख्या में बरामद हुए। तो उसी मामले में कनाडा पुलिस ने अर्शदीप डल्ला को गिरफ्तार कर लिया था। प्रतिबंधित हथियार रखने और एक्सीडेंटल फायरिंग के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। आज उसकी बेल पर सुनवाई है। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रूडो सरकार जिस तरह से अलगाववादियों को बढ़ावा दे रही है, अब यही अलगाववादी ही कनाडा के लिए सरदर्द बन रहे हैं, वहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं, ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। जहाँ तक बात करें अर्श डल्ला की, तो अर्श डल्ला के मामले में जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा है कि काफ़ी लंबे समय से जो उसका पूरा बैकग्राउंड है, जो उसके मामले हैं, उसको लेकर
कनाडा पुलिस और कनाडा सरकार को लगातार जानकारी दी आती रही है, लेकिन कभी भी कनाडा पुलिस ने या सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और एक्स्ट्राडिशन उसका नहीं किया। तो अब जो नया मामला सामने आया है, उस मामले में भी जो सरकार है वो चाहती है कि कनाडा सरकार इस पर कोई कार्रवाई करे और उसका एक्स्ट्राडिशन करे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें जांच में बात सामने आई है कि ऐसे अलगाववादियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका। तो हमारी सरकार चाहती है कि जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स की ये आतंकी है अशडल्ला, उसका एक्स्ट्राडिशन किया जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण की भरमार है और कल से ग्रैप 3 लागू होगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 3 ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है। तो अब ग्रैप 3 का फैसला गैर ज़रूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा देता है। साथ ही BS3 पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगा देता है। डीजल गाड़ियों पर BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक लगा देता है। तो ग्रैप 3 लागू हो गया है दिल्ली NCR में। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो BS4 डीजल गाड़ियां हैं वो अब सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। BS3 पेट्रोल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध। साथ ही आपको बता दें ग्रैप 3 का फैसला, इसमें जो गैर ज़रूरी निर्माण होता है उस पर भी रोक लग जाती है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हवा वायु प्रदूषण दिल्ली NCR में देखा जा रहा है और इसके चलते ये कदम उठाने बहुत ज़रूरी हो गए थे। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। और अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करेंगे। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं का हमेशा विरोध करती रही है कांग्रेस और महायुति सरकार की नीतियां शोषितों और वंचितों की ताकत बन रही है।